नमस्कार। आज फिर से हम सभी इकट्ठे हुए हैं आपके साथ हिंदी साहित्य संस्थान के इस समृद्ध पटल पर किरदारे ज़िंदगी का कार्यक्रम लेके। मैं संचालिका आपकी नेहा शर्मा आज फिर से आपसे जुड़ूंगी, कुछ बातें करूंगी और एक ऐसे किरदार से हम फिर से बातचीत करेंगे और उसके जीवन के बारे में भरपूर जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पुराने श्रोता होंगे या जो नए श्रोता हैं उन्हें बता दूं कि इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे किरदार से मिलते हैं जिसने इस धरती पर जब जन्म लिया है तो उसे सार्थक किस प्रकार बनाना है, समाज को किस तरह एक मोड़ देना है, एक दिशा देनी है, वो इंसान वही काम करता है। तो ऐसा एक किरदार आज हमारे साथ है, आदरणीय दौलत राम माल्या जी, जो जयपुर से हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस पटल पर, इस मंच पर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य संस्थान पटल पर। थैंक यू सो मच। इस चर्चा से पहले को शुरू करने से पहले, इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बस आपके बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप हम दौलत राम माल्या जी जयपुर से हैं, जैसा कि मैंने बताया, और ये पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं, कंपनी में निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं और जो समाज के लिए जो उन्होंने काम किया है वो अतुलनीय है। उसी के अंतर्गत इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया 2009 में, जो कि समर्पण संस्था के नाम से जानी जाती है, जिस संस्था में ऐसे बहुत से कार्य किए, बहुत से लोगों की मेहनत को बुलाया, उनको जोड़ के रखा और हम उन्हें किस तरीके से संभाला है, उन्हें एक दिशा दी है, जिसको जो दौलत राम माल्या जी ने किया है। उसके बारे में हम जानेंगे, उस संस्था के बारे में जानेंगे, क्या क्या काम किए हैं, किस तरह उन लोगों की मदद करी है, क्या सहायता करी है, हम सब जानेंगे। इससे पहले मैं कुछ एक अवार्ड, जो एक लिस्ट मुझे मिली है, मैंने आज उनके बारे में पढ़ रही थी, और एक बहुत लंबी लिस्ट है जो अवार्ड की, अचीवमेंट्स की, जो माल्या जी को मिली है, तो उनमें से कुछ मैंने छांटे हैं, तो आप सभी से साझा करना चाहती हूँ कि आपको अखिल भारतीय बरवा महासभा राजस्थान की ओर से प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आप वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंदौर की तरफ से आपको श्रीनगर में ग्लोबल संधीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है। जनाधिकार न्यूज की ओर से ये अभी है 7 अगस्त 2022 को आपको पिंक सिटी गौरव रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया हुआ है। अखिल भारतीय गरीब धाम सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से आपको समाज रत्न अवार्ड मिल चुका है। मेरी पहचान सहायता ट्रस्ट की ओर से जयपुर में मेरी आइडेंटिटी इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है और ऐसे कई अनगिनत सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है, जिसकी अगर मैंने लिस्ट बोलनी चालू करी तो शायद ये 1 घंटा नहीं, 1 दिन भी कम पड़ जाएगा। तो अब आते हैं सीधे आपसे बातचीत करने, आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपकी तरफ ये है, सबसे पहले कि आप अपनी थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम सभी को बताएं। जी, मैं जयपुर के पास में छोटा सा गांव है, एक छोटे से निर्धन परिवार में जन्म लिया हूँ और ज़्यादा दूर नहीं है, जयपुर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर गांव है और वहीं पे प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में ही हुई है 5वीं तक की। फिर उसके बाद जो उच्च प्राथमिक है वो जो पास में गांव है, हालियावास गांव है, वहाँ हम पैदल पढ़ने जाते थे। हिंदी मीडियम से पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे 8वीं तक पढ़ा। फिर थोड़ा दूर कानोता पड़ता है, फिर 9वीं और 10वीं मैंने कानोता से की और फिर 11वीं 12वीं थोड़ा दूर बस्सी पड़ता है, फिर वहाँ से 11वीं 12वीं की। उसके बाद कॉलेज जयपुर में। इस तरीके से पढ़ाई रही और बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा। 9वीं 10वीं में तो मम्मी पापा ईंट के भट्टे पे मजदूरी करते थे और रात को 4 बजे उठ के काम करते थे, फिर कॉलेज जाना और स्कूल जाना। और उसके बाद भी मैं 10th में टॉपर आया था। ये एक बहुत संघर्षशील रहा, लेकिन अब देखता हूँ पीछे जो है उस समय को, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपनी इसी परिस्थिति से निकल के आए।
बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ने सही कहा है कि सूरज जितना चमकता है उतना ही प्रखरता है, तो संघर्ष तो जीवन का नाम है और संघर्ष के से सीख के ही आप आज इस मुकाम पे जिस मुकाम पे हैं, शायद उस जी संघर्ष की वजह से ही है। आपसे जी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो श्रोतागण हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पुष्पलता जी से, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो हमें सुन रही हैं। एक सरिता जी हैं। नमस्कार सरिता जी, क्योंकि कार्यक्रम की शोभा हमारे श्रोता हैं और अपना समय निकाल के हमें आए हैं सुनने के लिए। बहुत-बहुत आपका आभार। तो दौलत राम जी, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ ऐसा हुआ या कब ऐसा हुआ जो आपने इस समाज को अपनी तरफ से कुछ देने का सोचा कि अब मेरा समय आ चुका है कि अब मैं समाज के लिए ये करूं? तो इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ वाक्य ऐसा हुआ? आप बताइए हमें, दर्शकों को। इसके पीछे देखो, मेन तो संघर्षीय जीवन ही है। और जब पढ़ते थे तो उन दिनों पीईटी पीएमटी के फॉर्म भरते थे, मुझे आज भी याद है। तो 100 रुपये फीस लगती थी, वो भी मेरे पास नहीं हुआ करती थी, तो वो फॉर्म नहीं भरते थे, पूरी साल निकल जाती थी। तो ऐसी परिस्थितियां देखी है। उस समय ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि पढ़ लिख के कुछ बने। तो ऐसे बच्चे जो उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब होती है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको हम किसी तरीके से ईश्वर ने कृपा की और कुछ बने तो ऐसे बच्चों की मदद करें। तो उस समय ऐसा भाव था। और मन में तो इच्छाएं उस समय भी करने की रहती थी, लेकिन बिना अर्थ के सब कुछ व्यर्थ है। बिना उस समय कमाई थी नहीं, जो जज्बा और सेवा का जज्बा तो उस समय भी था, पढ़ते थे तब भी। जैसे जैसे आगे बढ़े और फिर अच्छा बिजनेस सेट हुआ, कारोबार सही हुआ, उसके बाद तो फिर रास्ते सारे खुल गए। तो 2009 में जाके फिर हमने संस्था बनाई समर्पण के नाम से। और धीरे धीरे शुरुआत तो शिक्षा से की थी हमने, गरीब बच्चों की मदद के हिसाब से। अब तो काफी सारे काम हमने संस्था में कर दिए, और छोटा सा बीज बोया था वो आज वृक्ष बनता जा रहा है। तो काफी सारे काम किए। पारिवारिक जो माहौल रहा है वो भी आध्यात्मिक रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण रहा है। मम्मी पापा संत निरंकारी मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। वो सत्संग में जाते थे, हमें भी सत्संग में लेके जाते थे, वहाँ सेवा की बातें करते थे। तो वो जो सारी बातें उसका भी प्रभाव कहीं कहीं रहा। वो सेवा का जो जज्बा है वो उस सत्संग के माध्यम से भी हमारे अंदर पैदा हुआ। तो उस संगति का भी काफी करना। तो जी, जी, बिल्कुल, इन्हीं बिल्कुल चीजों से सही बात निकल के कही। फिर ये सारी चीजें सोच पाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही कि शायद जो आपने संघर्ष जिया है, जो देखा है, उसी के समय ही शायद आपके मन में ये जज़्बा आ गया होगा कि जो शायद मैंने झेला है, जो मैंने स्थिति देखी है, वो आगे का कोई भी बच्चा ना देख पाए, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ऐसा सोचा। हमारे साथ ग्रोवर जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार ग्रोवर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपने जिस तरह बताया कि आपने संस्था का निर्माण किया, तो इस संस्था का निर्माण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बच्चों को पढ़ाना, उन्हें जगह देना, क्या ऐसा प्रमुख उद्देश्य, अगर आप एक प्रमुख उद्देश्य बताएं आपकी संस्था का, तो वो क्या होगा? संस्था का जब हमने स्थापना की तो उस समय मेन उद्देश्य तो शिक्षा का था। पर जी, ऐसे जो बच्चे आर्थिक परेशानी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनको शिक्षा में मदद करेंगे। उनको फीस में मदद करेंगे, उनको किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी उनकी ज़रूरत है, वो अपन उनको उपलब्ध करवाएँगे, ताकि वो बीच में पढ़ाई नहीं छोड़े। तो ये उद्देश्य लेके हमने संस्था बनाई कि शिक्षा के लिए काम करेंगे। और अब तक हम, ईश्वर की कृपा रही है, 720 बच्चों को हम किताबें, फीस, यूनिफॉर्म ये सब उपलब्ध करा चुके हैं अब तक हम। क्या और इससे पहले 9 बड़े कार्यक्रम हम शिक्षा दान महोत्सव के रूप में कर चुके हैं। 10वां अब हमारा कार्यक्रम होगा जुलाई में, 7 जुलाई का। उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। पूरे उसकी इंडिया आप से फॉर्म तैयारी आते हैं कर? हमारे पास बच्चों के। पहले तो जी, क्या है कि हमने सबसे पहले जब संस्था बनाई ना, उस समय तो हमने बच्चा खोज समिति बनाई थी। उसमें क्या बच्चे कहाँ से लाए, मदद तो करेंगे, बच्चे भी तो होने चाहिए। तो उसके लिए बिल्कुल। हमने ढूंढ-ढांड के और 18 बच्चे लाए थे। उन 18 बच्चों की सबसे पहली थी। अब संस्था का प्रचार इतना हो गया, पूरे इंडिया में प्रचार है। तो पहले तो राजस्थान स्टेट के फॉर्म आते थे, अब तो दूसरे स्टेट से बच्चों के जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके भी आते हैं। तो मानवता के नाते हम जो भी जरूरतमंद बच्चे जहाँ भी हो, सबसे पहले उन बच्चों को लेते हैं जिनके माता पिता नहीं है। सेकंड वैरायटी में उन बच्चों को लेते हैं जिनके पिता नहीं है। जिनके तीसरे में उनको लेते हैं जिनके मम्मी पापा बीमार चल रहे हैं, कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है। और चौथी कैटेगरी में वो बच्चे होते हैं जो दोनों ही हैं लेकिन बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति से कमजोर। तो इस आधार पे हम चयन करते हैं बच्चों का। और करीब 150 बच्चों के लगभग हम एक साल में
करते। पिछले साल हमने 148 बच्चों का किया था। इस साल भी पूरे राजस्थान से 10 अप्रैल लास्ट डेट फार्म आ रहे हैं। उन फार्म की स्क्रूटनी करते हैं, जांच करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं। फिर हमारी जो संस्था के पास जो बजट होता है, उस बजट के हिसाब से हम कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी को 10,000 की जरूरत है, हमारी संस्था के पास पैसा कम है तो 5,000 कर दिया। इस तरीके से बच्चों की मदद की। जी। ये शिक्षा जैसा का कि अभी जी बोलिए। अभियान चला हुआ है। तो जी इसमें जी क्या है कि बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन जो हमें पैसा जो इकट्ठा करते हैं ना, उसमें भी मेरे पास जो होता है तो मैं तो कंट्रीब्यूट करता ही हूँ। इसके अलावा संस्था में और लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कई IAS जुड़े हुए हैं, जज जुड़े हुए हैं। संस्था बड़ी बन गई। और हम क्या है कि एजुकेशनल एम्बेसडर स्कीम निकाल रखी है हमने। उसमें क्या होता है कि जो एक गरीब बच्चे की, जो एक आर्थिक संपन्न व्यक्ति जो ईश्वर की कृपा है, वो अच्छे पद पे है, तो वो एक गरीब बच्चे की मदद करना चाहता है, तो वो हमारी संस्था का एजुकेशनल एम्बेसडर होगा। तो संस्था में यदि उस बच्चे के नाम पे 21,000 का कंट्रीब्यूशन देता है, तो एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं और स्टेज पे सम्मानित करते हैं। इसी तरीके से कोई 11,000 देता है, वो एजुकेशनल एम्बेसडर होता है उनको। और जो 5,000 का कंट्रीब्यूशन देता है, एक एक बच्चा हम एक एक एम्बेसडर के साथ जोड़ देते हैं। और 5,000 का जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो एजुकेशनल एसोसिएट होता है, शैक्षिक सहयोगी। तो इस जी तरीके से हम क्या है कि नियुक्त करते हैं, तो उनसे जो पैसा आता है, उस फंड से फिर ये बच्चों की मदद करते हैं। हम जितने, जैसे मान लो पिछले साल हमारे 75 एजुकेशनल एम्बेसडर थे, तो 75 बच्चे तो हम एक एक के साथ ही जोड़ दिए। फिर जो बच्चे हमारे पास शेष बच्चे, आधे बच्चे शेष बच्चे थे, उनको संस्था के बजट में से हमारे पास जो अकाउंट में था, उससे फिर हम बच्चों की मदद। तो इस तरीके से हम नई शिक्षा के मामले में काम कर रहे हैं। जी जी ठीक है। जैसे अभी आपने बताया कि आपके पास फॉर्म्स आते हैं, आप उन्हें अलग अलग करते हैं, अलग अलग आपने कैटेगरीज में रख रखा है, किस तरह आप बच्चों को, किस बच्चे को लेना है, कब लेना है, ये आप नियुक्त करते हैं। तो उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि अगर आप इस मंच की सहायता लें और मैं ये पूछूं कि किस तरीके से बच्चा, अगर कोई ऐसा है, या आपसे अगर फॉर्म कहाँ मिले जाते हैं, क्या ये ऑनलाइन होता है, क्या ये ऑफलाइन होता है, इसके बारे में आप बताएंगे कि अगर किसी बच्चे को, मान लीजिए आप जयपुर में हैं और ये नोएडा में है या मथुरा में है या कहीं और जगह है, तो आपसे कैसे जुड़ा जाएगा? संस्था की वेबसाइट भी है, और सोशल मीडिया आजकल इतना बड़ा हथियार हो गया, इसमें इतना प्रचार हो जाता है ग्रुप्स के माध्यम से। और मेरे कॉन्टेक्ट पे 15,000 16,000 तो मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उनकी ब्रॉडकास्ट बना रखी है, तो उसमें भी हम भेज देते हैं सारी सूचना। और बाकी अखबारों में भी छप जाती है। तो ये वेबसाइट पे फॉर्म दिए हुए हैं इसके, शिक्षा सहायता फॉर्म, वहां से फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के, और कोरियर से भी भेज सकते हैं, बाकी PDF बना के PDF से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चों का हम पिछले 2-3 साल से हम मदद कर रहे हैं, जो तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ बिल्कुल आने जाने की सुविधाएं भी नहीं है। अब वो बच्चे भी ऐसे प्रचार प्रसार हुआ तो जुड़ते गए। अब ऐसे काफी बच्चे जो है जुड़े हुए हैं, बाहर वाले भी, अदर स्टेट के भी जुड़ते गए। जी जी जी। एक बात और मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि झारखंड के बच्चे या दूर दूर के बच्चे हैं, और आपने ये भी मुझे बताया कि आप अलग अलग तरीके से बच्चों को अडाप्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर दूर का बच्चा है, तो क्या हर कोई बच्चा क्या जयपुर में आता है, एक संस्थान में रहता है? नहीं, वो वैसे क्या है कि हम एक शिक्षा दान महोत्सव रखते हैं। जी जो बच्चे शिक्षा दान महोत्सव में आते हैं, तो एम्बेसडर को बुलाते हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, और बच्चे भी आते हैं। काफी बड़ा फंक्शन होता है, उसमें लंच का भी रखते हैं हम लोग। तो सब बच्चों को, जैसे जिस बच्चे के एम्बेसडर के साथ जिस बच्चे को जो है, आपस में दोनों की जानकारी कराते हैं, आप इस बच्चे की मदद करते हैं। तो उन जो मदद कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि मैं इस बच्चे की मदद, आपस में दोनों की जानकारी, नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। बाद में भी बच्चे को कभी जरूरत होती है इस बीच में, तो वो बच्चे की बीच में मदद कर देते हैं। अब कई बच्चे हमारे पास जैसे हैं, IIT के बच्चे हैं, एक बच्चा IIT का, उसको एक हमारी ज्योति पालीवाल जी मैडम है, पूरा खर्चा दे रहे, लैपटॉप भी दिला दिया, जो भी फीस, लाखों रुपए फीस दे देती है उनको। एक बच्ची MBBS की है, डॉक्टर हेमलता अकोदिया संस्था से जुड़ी हुई है, वो उस पूरी फीस वगैरह सब बच्चे की वो डायरेक्ट भी कर देती है। अब तो ज्योति पालीवाल जी डायरेक्ट भी कर रही है, बाकी हेमलता जी संस्था में देती है, फिर वो बोलती है कि सर ये पैसे मैं संस्था में डाल रही हूँ, उस बच्ची को ये जरूरत है, या आप उसको तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो हम बच्चे को फिर संस्था के अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चे बड़ी क्लासों के और बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे भी संस्था से साथ जुड़े हुए हैं। छोटे बच्चे तो है, गवर्नमेंट 8वीं क्लास तक तो सब कुछ वैसे ही फ्री होता है। जी बाकी फ्री, कोई बिल्कुल। बच्चे आते हैं तो स्टेशनरी और बैग और यूनिफॉर्म वगैरह फिर भी हम संस्था की तरफ से उनको दिलवा देते हैं।
जी, जी, जी। और जो झारखंड के जो बच्चे थे, उनको एक बच्ची को हमने साइकिल दिलवाई थी, उसको स्कूल जाना था तो साइकिल की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ से फ़ोन आया कि सर इनको साइकिल दिलवा दो, बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, डॉक्टर बनेगी, वो नीट की तैयारी कर रही है, तो उसको साइकिल दिलवा दी। तो इस तरीके जैसी उसकी बच्चे की रिक्वायरमेंट जिस होती है, तरीके की उसके हिसाब रिक्वायरमेंट से जी, उसकी मदद करते हैं। जी, जी, बाकी बिल्कुल मदद के तो ज़्यादा लाखों रुपए फीस के भी हमारे पास फॉर्म आ जाते हैं, किसी का 50,000 का भी आ जाता है, लेकिन अब वो बजट जितना होता है, फिर उस हिसाब से उनकी कर पाते हैं। बाकी लोग ऐसे जुड़े हुए, एक मैडम हमारे दुबई से जुड़ी हुई हैं, तो वो एक बच्चे की आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है बच्चा, उसकी सारी फीस वो मैडम दे रही है। अब मैं क्या है कि थोड़ा-सा लोगों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैडम ये बच्चा है, इस तरह की स्थिति है, आप यदि कर सकें, तो वो सेवा का जिनका भाव है, ईश्वर ने जिनको अथा दिया है, तो वो आराम से वो करते भी हैं। तो लोग करना तो खूब चाहते हैं, समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको पात्र नहीं मिलते, संस्था अच्छी नहीं मिलती, किस माध्यम से करें। हम डायरेक्ट ही बच्चों को मिलवा देते हैं, डायरेक्ट ही करवा देते हैं। तो उसमें बहुत कोई उनको भी दिक्कत नहीं रहती, उनको लगता है कि इस बच्चे की हम मदद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी और ये बहुत नई बात हमने जानी है कि आप डायरेक्टली बच्चों को मिलवा देते हैं। एक क्योंकि आज के समय में बहुत सारी संस्थाएं, जैसे आपने भी कहा कि विश्वास नहीं होता है। अगर हम जी, जी। संस्था की तो छोड़िए, मैं अगर कहना चाहूंगी शायद मंदिरों में भी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि वो दान जी, पेटिका जी, में जी। कुछ दे के जा रहे हैं, तो हमारा पैसा जी, क्या जी। सही जगह पहुंच रहा है। इस बात की दान देने वाले को बहुत एक प्रश्न उसके अंतर्मन में हमेशा रहता है। तो आपने तो जो नहीं, मेरी ये सोच तो दूसरे टाइप की है। जी, लोग जो मंदिरों में दान करते हैं ना, उसके बजाय तो शिक्षा के लिए दान करें। बिल्कुल आप सही, किसी को बिल्कुल खाना सही। देते हैं, तो खाना 1 दिन का इंतज़ाम होता है। कपड़े देते हैं तो 6 महीने का इंतज़ाम हो गया। लेकिन किसी को आपने शिक्षा दे दी, तो उसके जीवन भर का इंतज़ाम, उसका जीवन आपने सँवार दिया। तो बिल्कुल, ये शिक्षा का दान है ना, ये श्रेष्ठ दान है। तो शि अब मंदिर में देते हैं, मंदिर का पैसा किस तरीके से धर्म में या किस तरह के प्रचार-प्रसार में यूज़ लेती है, वो अलग बात है। बिल्कुल, वहाँ भी देना चाहिए, लेकिन शिक्षा के मामले में कोई डोनेट करता है, मैं उसको श्रेष्ठ दान मानता हूँ। मैं उस बिल्कुल, पे ज़्यादा बिल्कुल, विश्वास करता बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोला आपने। एक सवाल आया है मन में आपसे बात करते हुए कि हूँ। जैसे जी, आप जी। बता रहे हैं कि दान दे रहे हैं, तो क्या आपकी संस्था में इसके अलावा भी मदद करने के तरीके हैं? जैसे हम देखते हैं अमूमन बाकी संस्थाएं हैं, जैसे मैं भी अगर किसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, तो शायद कोई दान ना दे पाया, शायद कोई रुपए नहीं दे पाया, तो बट खुद पढ़ाता है या और अलग तरीकों से वो संस्था में अपना समय देता है, या तन मन धन तीनों से मतलब आप संस्था से जुड़ सकते हैं। तो क्या ऐसा भी तरीका है आपकी संस्था से जुड़ने का कि अगर कोई रुपए से नहीं दे पाए, कुछ अगर मॉनिटरी नहीं कर पाए, तो क्या वो किसी और हुँ। तरीके से मदद कर सकता है? नहीं, कर सकते हैं, इस तरीके से हाँ, वॉलंटियर रूप में भी करते हैं। जी, और जी, संस्था के और प्रकल्प है, ये तो क्या एजुकेशन का चल रहा है। हम एक ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं साल में 1। अब की बार हमारा 196 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। तो वो 180 हुआ था, पिछले साल 196 हुआ था। तो 1314 यूनिट अब तक संस्था डोनेट कर चुकी है। तो हर साल हमारा बड़ा कैंप होता है, तो उसमें जो मदद करने वाले हैं, तो वो शारीरिक रूप से डोनेट करके कर देते हैं, ब्लड डोनेट करके कर देते हैं। एक हमारा अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम, उसका भी हमारा काम चल रहा है, समर्पण आश्रय के एवं का। ज़मीन तो मेरे पास थी, वो तो मेरी क्या थी, वो तो मेरे को तो प्रकृति से मिली हुई थी, तो मैंने संस्था को समर्पित कर दी। और मिली क्या हुई चीज़ को देने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को तो मिली हुई थी, मैंने कुछ अच्छा करें इस भाव से संस्था को डोनेट कर दी। उसके बाद में उसमें अब बिल्डिंग का काम चल रहा है। बेसमेंट ग्राउंड बन गया, फर्स्ट फ्लोर पे अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसमें हमारी सोच ये है कि हम अनाथ बच्चे और अनाथ बुजुर्ग दोनों को साथ में रखें, ताकि दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो। उनको बात बच्चों का प्यार मिले, उनको माँ-बाप का प्यार मिले। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वो बड़ा काम है, 1.5 करोड़ की बिल्डिंग है। लेकिन अब वो हमने चालू की, वो भी ईश्वर करवा रहा है। अच्छी नीति से हम कोई अच्छा काम करते हैं तो पूरी प्रकृति साथ देती है। जब चालू बिल्कुल, किया था, काम कुछ नहीं था, 40-50 लाख रुपए पता नहीं कैसे इकट्ठे हो गए, लोग कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, डोनेशन आता आ जाता है और हम उसमें लगाते जा रहे हैं, काम हो रहा है। तो वो शीघ्र ही वो बिल्डिंग बन जाएगी, तो हमारा सबसे बड़ा वो एक बिल्डिंग हो जाएगी संस्था की, तो वहाँ पे और भी कई प्रकल्प चलेंगे। एक हमारा वस्त्र बैंक चलता है। अब वो आप कह रहे थे ना, वो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे जी, दान कर जी, जी, सकते हैं। जी, मेरा जो ऑफिस है, जहाँ से मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं जी, बेसमेंट के अंदर पूरा एक 1100 फीट का हॉल है, उसको हमने परोपकार में लगा रखा है। पहले तो उसमें लाइब्रेरी चलती थी, लेकिन मैंने सोचा कोविड के बाद में कि कुछ अच्छा करते हैं।
तो उसमें हम एक वस्त्र बैंक बनाया हुआ है। जैसे शोरूम में कपड़े सजे हुए रहते हैं ना, उस तरीके से हमने पूरे कपड़े सजा रखे हैं। हमारे अच्छा। शेखर चंदेल जी हैं वस्त्र बैंक प्रभारी, वो 2-3 घंटे डेली सेवा देते हैं उसमें। और जो भी कपड़े लोग जिनके पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, बिना फटे हुए प्रेस किए हुए कपड़े हम देते हैं। लोग नए भी कपड़े दे जाते हैं, जैसे बहुत किसी की दुकान बंद करी या किसी की दुकान में एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, छटनी के कपड़े हो जाते हैं, तो नए कपड़े भी आ जाते हैं। तो उनको हमने शोरूम की तरह, जैसे 32 कमरे की 32 कमरे की एक जगह लगा दी, 34 की अलग लगा दी, इस तरीके साड़ियाँ अलग, बच्चों के अलग, इस तरीके से पूरा डिस्प्ले कर रखा है। अब कोई वहां लेने आता है, हमारे यहाँ आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे जो घरों में काम करने वाली बाइयां हैं, जो बाहर से, बिहार से, बंगाल से रहती हैं, तो बच्चों का पालन पोषण छोटी छोटी कोठरी में करते हैं। और इधर हमारे कच्ची बस्ती के पास में सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब उनके, हमारे जो पुराने कपड़े हैं उनके लिए नए कपड़े हो जाते हैं। बिल्कुल और सही, बिल्कुल इतना बहुत सही। सारे पहना के जो उसको चेक करके फिर देते हैं। तो ये एक हमारा ये वस्त्र बैंक भी चलता है, राजस्थान का सबसे बड़ा वस्त्र बैंक है। तो वो भी संस्था का बहुत बड़ा काम है। तो लोग वहां पे देके जाते हैं और हम जरूरतमंदों को बांट देते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब आपकी हर एक बात और हर एक जो आपका कर्म है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा इंसान जो हैं। अब ये कराने निस्वार्थ वाला सेवा। मालिक है, अपन तो अपने नदी की तरफ बह बिल्कुल, रहे हैं, तो बिल्कुल, इसमें ये बात तो देखो सच क्या है है, कि ताकत भी वही देता है, विचार भी वही देता है, इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल, कराने वाली कोई एनर्जी होती है, वो करवाती है। तो मैं तो बिल्कुल। ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को निमित्त चुना और इस माध्यम से वो काम करवा जी, जी, करवा रहे हैं। जी। भगवान ने भी कुछ सोच के ही चुना होगा आपको, हर व्यक्ति को नहीं चुनते भगवान भी। तो ये उसने जो मालिक की मर्जी माध्यम है। चुना है, वो बहुत सोच समझ के बहुत खूब चुना है, बहुत सुंदर। अ, आपने अपने संस्थान के बारे में बताया कि कैसे काम करती है, क्या करती है, किन-किन लोगों के लिए काम करती है। थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगी आपको और ये पूछना चाहूँगी कि जब संस्थान शुरू करी थी, जब कुछ साल पीछे लौटते हैं, तो आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? परेशानी देखो क्या है कि देखो, मन तो हमारा मनोबल तो हमेशा मजबूत रहा है और ये बिल्कुल। तो ईश्वर की कृपा रही है। लेकिन परेशानी जो भी आई वो आर्थिक रूप से ही आती है, लेकिन अच्छा। रास्ते खुल जाते हैं उसके। जी। हमने सबसे पहले संस्था बनाई थी, साल भर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए संस्था में। फिर हमने एक सेंटर चलाया, जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम इंग्लिश पढ़ाते थे फ्री। तो यहाँ जालाना कच्ची बस्ती है जयपुर में, वहाँ पे किराए का हॉल लिया हमने, उस समय 5,000 रुपए का हॉल किराए पे लिया था हमने। वहाँ पे एक टीचर भी हमने लगाया, उसको भी शायद 1,000-1,500 रुपए हम देते थे। तो वो सरकारी स्कूल के जो बच्चे पार्ट टाइम में वहाँ आते थे और उनको इंग्लिश पढ़ाते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल में छठी क्लास के बाद इंग्लिश शुरू होती है, बहुत कमजोर होती है इंग्लिश के अंदर। जी। तो जी। उनकी अंग्रेजी मजबूत हो, इसके लिए हमने एक सेंटर चलाया था, उसमें 3-4 बैच हमने निकाले। अब हर महीने 25-30 हजार का खर्चा होता था हमारा। अब कहीं न कहीं आप अपने पास से भी करते हो तो एक सीमा हो जाती है कि यार अब कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाता है, तो फिर उसको हम लोगों को रोकना पड़ गया। तो उसके बाद फिर हमने एक चलाया अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाने का। तो ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको साक्षर करें। तो 46-47 महिलाएं आती थी उस समय, उनको फर्स्ट क्लास अंग्रेजी पढ़ना, अखबार पढ़ना, सब कुछ 6-7 महीने चला था हमारा सेंटर। वो भी उनको महिलाओं से सिखाया। लेकिन वो भी फिर बाद में रोकना पड़ गया। लेकिन अब ऐसी चीजें रुकेगी नहीं, हमारी खुद की बिल्डिंग बन रही है, ईश्वर ने क्या? ऐसी कृपा की है, तो हमें सारी चीजें चलेगी। उसमें बेसमेंट हमारा क्लीन हॉल हमने रखा है, ग्राउंड फ्लोर मल्टीपर्पज हॉल रखा है, और नाथ आश्रम वृद्धाश्रम ऊपर रखे हैं। तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए, इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट के या बच्चों को पढ़ाने के, उनको कंपटीशन की तैयारी के लिए, इस टाइप के काम हम लोग करेंगे, ऐसा सोच रखा है। बाकी तो जी। आगे कराने वाला मालिक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आपने एक बा आपकी बातों से ही कुछ मेरे विचार आते जा रहे हैं और मैं पूछती जा रही हूँ सवाल जी जी कि जी। अगर आप समाज के लिए ये सब कर रहे हैं, तो एक शब्द हम आजकल बहुत सुनते हैं, सशक्तिकरण। तो आप समाज सशक्तिकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? ये तो हमें पता चल चुका है कि शिक्षा आपके लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। तो समाज के सशक्तिकरण को कैसे किया जाए और क्या शिक्षा ही उसका एक माध्यम है? देखो, और इसके बारे शिक्षा में तो आप क्या प्रमुख हथियार है ही। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो बिल्कुल। ये शिक्षा तो मजबूत हथियार है सशक्तिकरण का, सामाजिक सशक्तिकरण का।
जो भी परेशानियां जो भी देखने को मिलती है वो अशिक्षा की वजह से मिलती है। सामाजिक दिक्कतें आती है, कई सारी चीजें हम एट्रोसिटी की चीजें सुनते हैं, कई सारी बातें होती है, लेकिन ये सब अशिक्षा की वजह से होता है। शिक्षा यदि मिल जाती है तो शिक्षा इंसान को बहुत कुछ चेंज कर देती है। अब दूसरी चीज क्या है कि शिक्षा आजकल शिक्षा में भी ऐसा हो गया कि लोग जॉब के लिए पढ़ते हैं, तो उनको पैकेज क्या मिलेगा, उनको क्या मतलब शिक्षा को केवल केवल उसको नौकरी और उस जॉब से जोड़ के देखते हैं, जबकि ये ज्ञानार्जन है। ज्ञान कितना है इंसान को उस पर निर्भर करता है, और ज्ञान तो ये उसके हर रोम रोम से झलकता है कि हर इंसान सही ज्ञान है तो शिक्षा में। तो ये मैं तो शिक्षा को तैयार मानता हूँ, इसके सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, आजादी के टाइम पे आप देखिए 15% लोग साक्षर थे जब 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय 15%। आज 77.77% साक्षरता है। तो इतना विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, और सरकार बहुत काम कर रही है इसके लिए, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। कुछ कर्तव्य हमारे भी हैं, हम अपने कर्तव्य निभाएं। तो हम जो भी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं, ये तो हमारे कर्तव्य हैं जो समाज के लिए, ये कर्तव्य हम निभा रहे हैं कि हमारा भी कुछ बनता है समाज के लिए। तो वो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, अपने तरीके से निभा रही है, और हम अपना भी कर्तव्य निभाएं। तो ज्यादा जागरूक आज ये जागरूकता पैदा करना, हम संस्था के माध्यम से जितने भी रिटायर्ड जो अफसर हैं उनको हम संस्था से जोड़ते हैं, और उनको यही कहते हैं कि भाई ये हम कोशिश करते हैं कि उनके अंदर ऐसी भावनाएं जगाए, भाई हमारे जो समाज के प्रति कर्तव्य, जो पे बैक टू की भावना है, समाज ने जो हमें दिया है उसको किस तरीके से लौटाए। तो हम व्याख्यान रखते हैं, ऐसी वैचारिक बातें भी हम समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं संस्था के माध्यम से। अभी एक हम 20 अप्रैल को शिक्षा दान पर व्याख्यान रखेंगे। मैं एक पीपीटी तैयार करता हूँ, कुछ स्टडी करता हूँ, मेरी भी नॉलेज बढ़ती है, और जब मैं उस पर व्याख्यान तैयार करता हूँ तो मेरी बात का कहीं असर हो जाता है 5-7 लोगों के, मैं अपने आप को दुनिया समझ लेता हूँ कि इसका फायदा मिला है कुछ। तो ऐसी व्याख्यान भी हम तैयार करते हैं बीच बीच में शिक्षा के मामले में। पिछली बार हमने मन के विज्ञान पे रखा, तो बीच बीच में हमारे बेसमेंट है ना, उसमें हम वो भी चलता रहता है हमारे तो। तो उससे क्या है, लोगों की भावनाएं चेंज होती है, एक सकारात्मक सोच बनती है, समाज के प्रति उनका एक दृष्टिकोण बदलता है। बिल्कुल सच सच बात है। आपसे पुष्पलता तनेजा जी बोल रही हैं कि बहुत गर्व है, और सच है, सिर्फ ये एक श्रोता बोल रहे हैं, लेकिन ये बात हर समाज का, हर इंसान, हर देश का हर नागरिक जो भी आपको सुनेगा, जो आपको जानता है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो यही महसूस करता होगा। आपसे जुड़ा होना ही खुद एक गर्व और सम्मान की पूरी तरह बात है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मैं पूछना चाह रही थी कि क्या कभी आजकल शिक्षा के बहुत अवेयरनेस है, बहुत विद्यालय खुल चुके हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं, पर समाज में अभी भी हम देखते हैं शिक्षा का स्तर उतना नहीं बढ़ पाया जितना होना चाहिए था। तो क्या आप उसकी वजह समाज में पाए हुए शिक्षा के संसाधनों को की कमी को मानते हैं, या कुछ और बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे कि अगर ये हम बेहतर कर सकते हैं अपने अपने खुद के द्वारा? देखो क्या है कि ये जो ब्रिक देश है, ब्रिक देशों में आप देखोगे ना, कैलकुलेशन इनकी देखोगे तो शिक्षा का जो बजट होता है वो अब हमारे देश का सबसे कम होता है उच्च शिक्षा को लेकर। तो वो क्या है कि जो जहाँ और चीजों में विकास में जो पैसा लगता है, मेरी तो सोच है, मेरे अपने विचार हैं, तो शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके लिए बहुत यूनिवर्सिटीज भी बन रही है, लेकिन कितनी यूनिवर्सिटी बन जाए, शिक्षा का स्तर जब तक उनकी गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी शिक्षा की, तब तक उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। आजकल डिग्री तो 1 वीक ही पढ़ते हैं और 7 दिन में पढ़ के पास हो जाते हैं, चलो बीए की डिग्री मिल गई, ज्ञान कुछ भी नहीं होता उनको। मेरे पास जॉब के लिए बच्चे आते हैं, बीटेक किए हुए आते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ उनका इंटरव्यू लेता हूँ तो उन्हें कुछ भी नहीं आता, फिर सिखाना पड़ता है शुरू से। तो ये शिक्षा का स्तर बहुत मतलब व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का सब्जेक्ट। जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सब फीस पे ध्यान देते हैं। तो ये कहीं कहीं इस पे यूजीसी को और गवर्नमेंट को सारे इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो बहुत ही ज्यादा जो उच्च शिक्षा का जो गुणवत्ता वो तो कम हुई, वो बढ़ गई। जी जी।
गुलशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से, पूरे समय से, और आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, आप हमेशा करते रहें। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपको ऐसा, जैसे मैं भी शिक्षिका थी कुछ समय पहले, मैं भी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में मैंने भी पढ़ाया, मैं भी शिक्षिका रही हूँ, बच्चों के साथ रही हूँ। तो हमें कभी कभी ये ऐसा अनुभव होते थे कि बच्चों की रुचि नहीं है शिक्षा की तरफ। तो क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपको ये बताना पड़ा हो किसी बच्चे को या उसके माता पिता को कि उसकी अहमियत क्या होती है और क्यों हमें शिक्षा की तरफ रुझान देना चाहिए, क्यों शिक्षा को सबसे ज्यादा अपने जीवन में अहमियत देनी चाहिए? क्या ये अनुभव आपके भी हुए हैं कभी? शिक्षा के महत्व को समझाना, बताना ये तो बहुत जरूरी है। और बच्चे तो क्या है, देखो कच्ची मिट्टी होती है, आप जिस आकार में डालोगे उस आकार में ढल जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो तैयार किया था जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए, मैंने उसमें भी यही बात कही है कि सारा खेल जो है आज इंटरनेट पे देखिए आप जो चीज देखते हो ना, वो आपके पास 10 और आगे परोस देता है। यूट्यूब देख लो, चाहे फेसबुक देख लो, कुछ भी देख लो, जो आपका इंटरेस्ट है आगे उसी का जाता है। तो ये क्या है कि जो अच्छा देखें, अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा सोचें। आदमी का जीवन सारा सोच पे निर्भर करता है। तो आप क्या सोच रहे हैं, मैंने उस वीडियो में ये कहा कि जो भी है, जो गांधी जी ने 3 बंदर बताए हैं ना, अच्छा कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, मैंने उसको पॉजिटिव रूप में कहा है कि भाई अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। इसके साथ चौथा बंदर एक और है कि अच्छा सोचो, ये बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ अच्छा बोलो, जो शब्दों की ताकत होती है ना, वो भी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये सारे जो कई ज्ञान ऐसे होते हैं जो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज में एक नैतिक शिक्षा का या कि क्या ये कह दो कि सोशल, आजकल देखो अभी ये जितने भी यूनिवर्सिटी और उनमें जो डिप्लोमा कोर्स वगैरह सारे हो रहे हैं, उनमें एनजीओ का एक सर्टिफिकेट मांगते हैं, 2 महीने की ट्रेनिंग करके आओ एनजीओ में आप, ये कंपल्सरी कर दिया। लेकिन आते हैं बच्चे सर्टिफिकेट बनवाने आते हैं, करना कोई नहीं चाहता काम। समस्या ये सबसे बड़ी, वही जो सीएसआर वाली बात की, कोई फंड गवर्नमेंट ने दिए इतने बनाए के बाद 2% देना कोई नहीं चाहता। तो ये वाली समस्या है कि वो सोच जरूरी है कि मैं समाज के लिए, देश के, राष्ट्र के लिए कुछ करूं, ये ऐसा जज्बा और वो विचार पैदा होना, वो विचार पैदा करना बहुत जरूरी है। तो वो बच्चों में भी और लोगों में भी वो जरूरी है, उस विचार को पैदा करना बहुत जरूरी है। वो विचार जब आ जाता है, मन में ऐसी भावनाएं आ जाती है, सारा खेल विचार का ही तो है। हमने सोचा कि तुम हम जीवन को सार्थक करना, कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है। अब लोगों को तो पता नहीं कि अर्थपूर्ण कैसे बनेगा, कितनी मैं करोड़ों की बिल्डिंग खड़ा कर लूं, उसमें मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, या और कुछ कर लूं। अब जब आदमी के पास अच्छा खा लेता है, अच्छा बच्चों का पालन पोषण कर लेता है, अच्छी बिल्डिंग में रहता है, अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहा है, उसके बाद शेष है, तो फिर क्या करना, फिर तो परमार्थ में करना चाहिए, उसको समाज के, राष्ट्र के लिए लगाना चाहिए। ये ऐसी सोच तो जरूरी है। लेकिन ये बचपन से जब बच्चा पैदा होता है ना, और हमारी सिविलाइजेशन ऐसी है कि माँ भी अपने बच्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सिखा देती है कि तू अपना भला पहले कर, दुनिया जाएगी। जब बच्चा टिफिन दोस्त को खिला के आ जाता है ना क्लास में, तो वो आके कहता है कि मेरा दोस्त खा गया, नहीं तू नहीं खाया, उसको खिला दिया। मतलब बात मम्मी को तो ये भी पता नहीं मैंने गलत बात बोल दी, मतलब तू नहीं खाया, उसको खिला दिया। तो बातों बातों में सिखा दिया कि तू खुद का पहले सोच, दूसरे का बाद में सोच। ये संस्कार और ये शिक्षा हम माँ बाप को खुद को ही पता नहीं होती कि कहाँ दे दिया। फिर आगे जाके वो अवसर बनता है तो अपनी सोचता है मेरी बिल्डिंग बन जाए, मेरे बच्चे बड़े हो जाए, मेरे बच्चे तो विदेश में पढ़े, कोई दूसरा रोड पे सो रहा तो सो रहा है। तो वो सोच, जो संवेदना है, वो पैदा बचपन से बच्चों के संस्कार में पैदा होनी चाहिए, और उसी से फिर आगे वो समाज के हित में काम कर पाते हैं। संसाधनों की कोई कमी नहीं है, खूब संसाधन है, खूब लोगों के पास अथा पैसा है। एक आदमी के पास एक प्लाट हो जाता है, वो 4 लेने की कोशिश करता है, और बच्चों के लिए इतना करता है। मेरे पास कई नक्शा बनाने आते हैं, वो कहते हैं साहब रिटायर हो गया, अब बच्चों के लिए मकान बनवा रहा हूँ, फिर मकान बनाने में लग जाते। ऐसे करते करते भाई अब तो रिटायर हो गए, अब तो इसमें लग जाओ। जब मैं 35 साल की उम्र में संस्था बनाई थी मैंने, तो उस समय कई लोगों ने तो इसे कहा यार काम धाम में ध्यान नहीं देते, क्या आप समाज सेवा में लगे, अपने काम में ध्यान दो, इसमें आगे बढ़ो। कईयों ने यह भी कहा कि आपने जो पौधा आज लगाया है, ये जब आप 50 साल के हो जाओगे तो ये वृक्ष बन जाएगा।
और आज मैं उसी बात, वो लाइन अब मेरे को याद आ रही है कि आप उस समय का जो लगाया हुआ पौधा, क्योंकि जब आप 60-70 साल की उम्र में समाज सेवा करने की सोचते हो तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। जब एनर्जी नहीं है तो आप इतना भाग दौड़े काम कर ही नहीं सकते, और जब एनर्जी होती है उस समय आप उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब जितने भी मैं लोगों से मिलता हूँ जो अच्छे जॉब करते हैं, मतलब जी रिटायरमेंट के बाद मैं भी आपसे जुड़ता हूँ, अरे भाई आपने देखा होगा रिटायरमेंट, आपने तो कल भी नहीं देखा, कल क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो जो अच्छा काम करना तो आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। जीवन का भी पता थोड़ी है आज है कल नहीं है, पल भर का भरोसा नहीं है इंसान। तो जो भी अच्छा करे अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जितना अच्छा हो सके आज से शुरू कर देना चाहिए। बहुत ये पते की जीवन की बात भाई, सार्थकता है। बहुत पते की बात। और तो आप देखो धरती पे 8 अरब लोग रहते हैं, 8 अरब लोगों में ईश्वर ने सबको अर्थपूर्ण जीवन जीने की क्षमताएं दी, लेकिन हर कोई तो अर्थपूर्ण जीवन नहीं जी पाता। अर्थपूर्ण जीवन वो जीता है जिसके जीवन में संवेदनाएं आती है, जो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, दूसरों के प्रति जो करुणा का भाव होता है ना, जब संवेदनाएं आती है तब वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है। खुद के लिए तो पूरी दुनिया सोचती है मेरा भला हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, लेकिन जो दूसरों के लिए संवेदनाएं पैदा हो जाती है वहां से जीवन अर्थपूर्ण होना शुरू होता है। जीवन की सार्थकता इसी में होती है। लेकिन अब इस सार्थकता को कोई समझे तो बात है। जीवन सार्थक ही नहीं से होता। अब आप देखिए, मैंने 500-600 गज का प्लॉट था, करोड़ रुपए मान लो 80-70 लाख का प्लॉट होगा, मैंने वो उसको मैं रखता, उतना आनंद मुझे नहीं आता, मैं उसमें डुप्लेक्स बना के रहने तक नहीं आता। जो आनंद मुझे देने में आ गया, देने में जो मजा आया ना, वो रखने में था ही नहीं। अब उस आनंद को मैं महसूस करता हूँ, जो देता हूँ महसूस करता हूँ। तो जो आनंद और जो मजा है ना, वो तो देने में, लेने में तो कुछ है ही नहीं। अब लोग लेना चाहते हैं, ज्यादातर सोच ये है कि लोग मुझे मिल जाए, देने में उनको तकलीफ होती है, दिक्कत ही है। तो जहाँ देना शुरू कर देता है इंसान, वहां फिर उसका जीवन उसका हर तरीके से सुख में, आनंद में हो जाता है। यही मार्ग है एक आनंद का, वो कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही। और बहुत पते की बात कही है आपने कि लोग बोलते हैं कि हम इस उम्र के बाद, एक रिटायरमेंट की उम्र के बाद समाज की सेवा करने में रुझान अपना लाएंगे, समाज की सेवा करेंगे, बट शायद तब तक उतनी सच में एनर्जी नहीं होती और इतने संसाधन शायद तब तक नहीं होते कि हम समाज को कुछ दे सके। और हमें युवा अवस्था में ही ये समाज के प्रति, ये अपने लिए जागरूकता लानी है कि युवा अवस्था में ही अपना समाज के प्रति सेवा शुरू करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास सारा कुछ है जो हम समाज को दे सकते हैं। इसी के बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय सुरेंद्र सागर जी। नमस्कार सर। और आपके लिए वही सब लोग वही बोल रहे हैं हमारे श्रोता कि बहुत गर्व है, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और हम सब सम्मानित हैं, सब गौरवान्वित हैं आज आपके साथ समक्ष बैठकर, आपसे बातचीत करके, आपसे वार्तालाप करके, और बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पहचाना है। तो इसी बात को आगे रखते हैं कि जब अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से कि कुछ अध्यात्म का एक रोल है आपके जीवन में, या जो भी शायद समाज के प्रति सेवा या जो भी संवेदना रखता है वो अध्यात्म के प्रति, तो उसका रुझान थोड़ा होता है। तो क्या अध्यात्म का इसमें कुछ रोल है? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो क्या है कि स्पिरिचुअलिटी का कहीं न कहीं उसकी रोल तो होता है। इसमें पूरे ब्रह्मांड को कोई एनर्जी चला रही है, हम सबको एनर्जी चला रही है, और वो एनर्जी हम सबके दिलों को धड़का रही है। मैं अपनी सोच के हिसाब से मेरे विचार बता रहा हूँ। जब हमारी तारीफ, आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी तारीफ दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, आपस में जो दिल है, जो हमारे हार्ट है, आपस में इंटरकनेक्ट है, जितने भी लोग हैं ना सबके, क्योंकि एक एनर्जी सबके दिलों को धड़का रही है। वहां बैठा व्यक्ति मेरे बारे में कोई अच्छी बात करता है तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी यहाँ तक मिलती है, और वो बैठा हुआ व्यक्ति यदि मेरी बुराई कर रहा है, गालियां दे रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी मुझे मिलती है। तो जो ताकत मिलती है, ये ताकत जब आपस में दिल जुड़ते हैं ना, ये दुआओं का खेल यही तो होता है। हम किसी की भलाई का काम करते हैं तो वो दिल से दुआएं देता है, और इतना दुआएं देता है, मतलब ये समझो आप कि अब मेरे पास बच्चे आते हैं, कल एक बच्ची आई, वो बच्ची ने यूं हाथ जोड़ के, वो रमजान चल रहा है, वो मुस्लिम बच्ची थी, तो इतनी प्रार्थना की, मैंने इतना उसका मतलब ये देखो आप, तो ये दुआएं तो हमें ताकत देती है, यही तो असली कमाई है। तो ये तो एक प्रैक्टिकल बात है कि आप ये जो हम जो देते हैं ना वो मिलता है। ये ब्रह्मांड के नियमों को कोई जुटला नहीं सकता।
ये प्रकृति के नियम है। आप कल मैं कोई यूट्यूब पे सुन रहा था किसी के प्रवचन, वो कहते कि जो देते हो 11 गुना होके वापस आता है। अब कर कैलकुलेशन तो मुझे पता नहीं कितना गुना होता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। मैं शास्त्र में लिखी हुई बात नहीं बोलता हूँ, किताब में पढ़ के नहीं बोलता हूँ, मैंने अनुभव किया। मैं जो भी बात बोलता हूँ मैंने जो एक्सपीरियंस किए, मेरे एक्सपीरियंस के आधार बता रहा हूँ। जो भी आप हम देते हैं, आप किसी को प्यार दो तो आपसे और प्यार करेगा, आप किसी को सम्मान दो वो भी आपका सम्मान करेगा, मतलब डबल सम्मान करेगा। तो ये इको सिस्टम है। कोई पहाड़ के नीचे हेलो बोलते हैं, हेलो हेलो 4 बार वापस आता है। तो ये इको सिस्टम है, प्रतिध्वनि है। तो हम जो देते हैं पैसा भी जो होता है वो भी हमारा लौट के वापस आता है। अब मैं अनुभव कर रहा हूँ ये चीज। आज जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है परमार्थ में, हर कार्यक्रम मेरा जो होता है मैं लगाता हूँ, मेरी जो भी कमाई होती है ये ईश्वर दे रहा है और मेरे को, क्योंकि मुझे मेरे को देने में क्या तकलीफ, मुझे जितनी आवश्यकता है मेरे परिवार के लिए, खुद की सुविधाओं के लिए, उसके बाद मेरे पास शेष है तो मेरे क्या मतलब है, वो तो परमार्थ के लिए मालिक ने दिया है। कुछ भी नहीं थे, डर तो उस आदमी को हो जो बहुत आसमान में चढ़ जाए, हम तो जमीन पे थे, जमीन पे पड़े हुए आदमी को गिरने का क्या डर। तो मैं तो उस अवस्था से उठा हुआ हूँ, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ चीजों को। और मैं लोगों को भी बताता हूँ कि आप, लोग कहते हैं साहब मान लीजिए आप तो पैसे वाले हो इसलिए बांट देते हो, दे देते हो, लेकिन पैसे वाला बनना है तो देना शुरू कर दो। यही तरीका है पैसे वाला बनने का, और कोई तरीका नहीं। जिसने बांटा है उसको लौट के, प्रकृति ये पता नहीं किधर से देती है। और ये तो आदमी सोचता ही रह जाता है कि यार मेरा वहां से तो वहां, उधर से उधर, तो लौट के वापस आता है। ये मैं अनुभव बता रहा हूँ। मेरे पास तो झगड़ा हो गया था, मैं जितना देता हूँ खाली नहीं होता, फिर बढ़ जाता है। मैं सोचता हूँ आता कहाँ से पैसा। तो काम भी आपका अच्छा चलता है, वो किसी माध्यम से कोई आप करते हैं तो आता। मैं तो अनुभव करता हूँ इस चीज को। तो स्पिरिचुअलिटी तो यही तो है कि इस हर व्यक्ति में आप ईश्वर का अंश देखो। जो आत्मा आपके अंदर है, आत्मा कह दो या अंश कह दो, कुछ भी कह दो, तो वही सेम चीज उनके अंदर है। पर शरीर करके ही तो अलग है। आत्मिक दृष्टि तो सारी एक ही है। सब एक ही महासागर की बूंदे हैं, तो अलग अलग एक महासागर की तो सब बूंदे हैं। तो जब ये एहसास हो जाता है कि जो मैं हूँ वही सामने वाला है, तो फिर वो संवेदनाएं बढ़ती है। तो स्पिरिचुअलिटी की बात तो जीवन में आती है, तो वो ये सारी सेवा की और संवेदनाओं की बात कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ती है। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आज आपने कि हम पहले, अगर आपको अमीर बनना है तो आप देना सीखिए। और शायद अभी तक लोग सोच रहे थे कि मैं कितना रख लूं और उससे मेरे पास धन अर्जित होगा, बट आज आपने सबको बताया है कि अगर आपको पैसा लेना है या कुछ भी लेना है वो देना शुरू करिए। प्यार अगर चाहिए तो जो प्यार चीज दीजिए। चाहिए वो बांटो, एक ही बस तरीका है। जो भी आपको चाहिए, आपको प्यार चाहिए तो प्यार बांटो, खुशी चाहिए तो खुशी बांटो, और पैसा चाहिए तो पैसा बांटो। सीधी सी बात है, कोई कैलकुलेशन। बिल्कुल तो बिल्कुल प्रकृति बिल्कुल। से हमें, देखो क्या है कि समर्पण संस्था का जो मूल सिद्धांत, जिस सिद्धांत में हम काम कर रहे हैं ना, वो मैं आपको बताऊं। प्रकृति से हमें 3 चीजें मिली है, तन, मन और धन। वो इंसान ये चाहे कि मैं 6 फीट का हो जाऊं, या मैं गोरा हो जाऊं, या मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, मैं भी सब शाहरुख खान की तरह या ऐश्वर्या राय की तरह लगूं, तो नहीं हो सकता। जैसा शरीर मिला है, बोना है, बड़ा है, काला है, गोरा है, ये प्रकृति से हमें मिला है, ये हमारी चॉइस नहीं है। तो ये मिला हुआ शरीर है। तन हमें प्रकृति से मिलता है। मन जो बुद्धि है, वो मन बुद्धि भी ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। कोई चाहे मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर की तरह हो जाऊं, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की तरह हो जाऊं, तो वो मन बुद्धि भी ईश्वर की कृपा से हमें मिली, प्रकृति से मिली। इसी तरह का धन जो मिलता है, धन पूरी दुनिया मेहनत करती है, ये भी हमें कृपा से ही मिलता है। तो ये तीनों चीजें जब मिली हुई है, तो फिर इनको देने में क्या तकलीफ, अपनी थोड़ी है, तो प्रकृति से तो मिली है। तो ये मिली हुई को जब हम समाज के लिए, दूसरों के जीवन को मजबूत करने के लिए समर्पित करते हैं, यही हमारे समर्पण संस्था का मूल सिद्धांत है कि भाई 3 चीजें हमें मिली है, अब इनको आप, या आपके नहीं है, इनको दूसरों के जीवन को मजबूत करने में और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समर्पित करो। यही समर्पण संस्था का मूल सिद्धांत। इस सिद्धांत में संस्था का हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, हमारी प्रार्थना है समर्पण प्रार्थना, उस समर्पण प्रार्थना बोलते हैं, ताकि वो भाव जागृत हो मन में। सारा खेल विचारों का है। जब तक भाव विचार नहीं आएंगे मन में उस टाइप के, तब तक आप न तो सेवा कर सकते हैं, न धन दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम वो भाव जागृत हो, उसके लिए प्रार्थना बोलते हैं। खड़े होके जब भी कोई मीटिंग होती है तो प्रार्थना बोलते हैं, और कोई प्रोग्राम होता है तो भी प्रार्थना, एक समर्पण प्रार्थना हमने बना रखी है, तो प्रार्थना बोलते हैं। और जब कार्यक्रम फिनिश होता है हम राष्ट्रगान बोलते हैं। ये सिस्टम हमने
कर रखा है, ताकि वो भावनाएं पैदा हो। सारा खेल तो भावनाओं का। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये आपने इस भाव के साथ हम काम कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल सही बात बोली है कि हमें बस बात सिर्फ़ एक सोच की है, एक भावना की है कि हमें अपने तन, मन, धन जिस भी प्रकार से जो इंसान जो कर सकता है, उसे ज़रूर करना चाहिए, बिना अपनी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरदीन वर्मा जी, जो बोल रहे हैं कि बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं आप, नमन है आप सभी को, आपको। नो वर्ड्स टू अप्रिशिएट पुष्पलता जी जी बोल रही हैं, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और कुमार सुरेंद्र सागर जी ने आपके लिए बोला है कि समाज में जो त्याग करते हैं वही पूजे जाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है आदरणीय सागर जी कि कुछ आप इतना काम किया है और इसीलिए शायद आप पहचाने जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं, लोगों के मनों में हैं। और ये बिल्कुल सच बात है कि आज आप हमारे साथ इस मंच पे हैं और ज़रूर कहीं न कहीं दिल्ली में बैठा आपकी तारीफ़ ही कर रहा होगा और आपको वो बहुत पॉज़िटिव ज्यादा एनर्जी, मिल रही है। सकारात्मक एनर्जी ज़रूर मिल रही होगी। और यही बात है कि हम सब ऊर्जा ही एक्सचेंज करते हैं, हम जो सोचते हैं वही करते हैं, वही भाव हमारे मन में रहते हैं और वही ब्रह्मांड में घूमते हैं। ये इसके जब आगे हम में काम हाँ, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। जब हम कोई काम करते हैं, अब जी, मैं शुरुआत में मेरे को ये भी पता नहीं था कि कोई अच्छा काम करने से अवार्ड मिलते हैं या कोई सम्मान मिलता है। हमें तो बिल्कुल। सेवा करनी थी, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था इस तरह के सब अवार्ड फंक्शन जो होते हैं उसे बुला के सम्मानित करते हैं। कभी मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं था कि भाई ऐसा भी होता है। तो हमारे तो निस्वार्थ भाव से हम बस बहते जा रहे हैं नदी की तरह। अब बिल्कुल, बिल्कुल। काम करते हैं, काम का प्रतिफल तब में महसूस होता है। लोग कहते हैं यार मालिक जी दिन रात भागते हो, थकते नहीं हो क्या? थकान मेरी तब उतरती है जब मैं रोड पे खड़ा रहता हूँ, कहीं चौराहे पे खड़ा हूँ, कोई बच्चा आता है, फिर वो पैर छूता है, फिर मैं पूछता हूँ यार मैं तो पहचाना ही नहीं भाई तुम्हारे को। फिर वो बोलता है कि सर आप ही तो मुझे पढ़ा रहे हो। फिर मेरी सारी थकान उतर जाती है। आप भूल गए सर, मैं आपकी संस्था से तो पढ़ रहा हूँ, आप मेरे फीस तो आप ही देते हैं। तब थकान उतरती है। कोई बच्चे जब मैं बाहर देखता हूँ या मिलते हैं, 4-5 बच्चे आते हैं कपड़े लेने, फिर मैं पूछता हूँ क्यों आए हो? बच्चे कहते हैं कि साहब कपड़े लेने आए हैं, नए कपड़े चाहिए। तो क्यों क्यों चाहिए? कि हम गाँव जाएंगे, त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रही है, होली आ रही है, तो गाँव जाएंगे तो हमारे को नए कपड़े चाहिए। जो कपड़े हमारे पुराने हैं उनके लिए नए हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि यार ये बच्चे कितनी खुशी खुशी उन कपड़ों को पहनेंगे, कितना खुश होके जाएंगे, फिर थकान उतरती है सारी। तो ये आनंद जो है, ये आनंद तब मिलता है जब आदमी कोई करता है, तो करके देखता है। अब लोग बातें तो आप देखिए बहुत लोग करते हैं, और बातें बिल्कुल, तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हर कोई तारीफ करता है। लेकिन जहाँ त्याग की बात आती है वहाँ पीछे हट जाते हैं, वहाँ त्याग नहीं कर पाते। तो त्याग ही जीवन में आनंद देता है। जब जब तक आप कुछ छोड़ते नहीं अपने पास, तब तक तो आपको मिल ही नहीं सकता कुछ। अब सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन देना कुछ नहीं चाहता, तो वो देगा नहीं, सम्मान कहाँ से मिले? ये वाली सही। जी, 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 बिल्कुल सही बात है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बातें ऐसे ही नहीं बनी हैं, ये बिल्कुल सच है। अगर आपको कुछ जी पाना है, तो ज़रूर कुछ खोना पड़ेगा। और बहुत निस्वार्थ काम कर रहे हैं, आपने बोला कि आप अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे, आपने कभी सोचा नहीं था और ये सच है। शायद तभी ही जो काम निस्वार्थ भाव से किया जाता है, उसे ही सेवा बोली जाती है। जी किसी वजह से अगर हम कुछ काम करें, तो शायद उसे सेवा का नाम नहीं दिया जाएगा समाज के द्वारा। जी तो इसी के आगे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि एक जो आपकी संस्था कार्य कर रही है या कोई भी संस्था अगर कार्य कर रही है, तो हम अगर किसी की मदद करते हैं तो एक समानता लाने के लिए शायद एक कोशिश करते हैं। तो आपकी संस्था या आपकी नजर में समाज में समानता लाने का क्या कुछ तरीका हो सकता है? इसके बारे में आप कुछ अपना विचार हमें बताइए। समानता किस तरीके से ये समानता आर्थिक हो, बड़े छोटे किसी भी समाज? तरीके से, अगर मैंने किसी भी तरीके से अगर अभी मैंने हमने किसी क्या है कि एक विचार गोष्ठी रखी थी। हम क्या है बीच बीच में 26 जनवरी और 15 अगस्त की जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में एक विचार गोष्ठी रखते हैं। अब की बात जो विचार गोष्ठी रखी थी हमने, जो गणतंत्र दिवस की, वो रखी थी आर्थिक असमानता और मानव विकास, ये सब्जेक्ट था हमारा। तो जो अ, धरती के संसाधन है सबको पता है, 40% संसाधन तो 1% लोगों के पास ही है। तो अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सारा देख रहे हैं। तो समानता के लिए तो क्या तभी होगा जब देखो सारा खेल भावनाओं का है। एक व्यक्ति चाहता है कि सब कुछ मेरे पास ही हो, दूसरा के प्रति उसकी संवेदना ही नहीं होती। तो समानता तो तब आएगी जब ऐसी भावनाएं जागृत होगी।
तब आपके इससे की चीज है, मेरे को 2 रोटी की भूख है और 2 रोटी, मेरे पास 20 रोटी है, तो उसके बाद वो 18 तो मेरे पास एक्स्ट्रा ही है, जबकि सही मायने में दान तो वो होता है कि आपके ऊपर 2 रोटी की भूख है, 2 ही रोटी है, और उसमें से भी आप 1 रोटी किसी को दे देते हैं, तो वो सही मायनों में दान होता है। अब जब आपके पास करोड़ों रुपए है और आपने 2100 रुपए को कंट्रीब्यूट कर दिए तो कुछ नहीं है। अब मेरे पास जो संस्था में डोनेशन देने वाले आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो 10,000 महीने के कमाते हैं, वो भी 1100 रुपए देते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो 3 लाख रुपए महीने कमाते हैं, वो 11,000 देते हैं। लेकिन उसकी नजर में उसके कैलकुलेट करके देखे तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने 10,000 में से 1100 दे दिए। सच में। और ज्यादातर मैंने ये देखा, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो वो ज्यादा उनकी देने की भावनाएं ज्यादा होती है। अब जो अपर क्लास है, ज्यादा धनाढ़ वर्ग है, उस ज्यादा धनाढ़ वर्ग में नेम फेम उनको चाहिए होता है, वो नेम फेम की वजह से देते हैं। बाकी सारे एक साथ नहीं होते हैं, कुछ परसेंटेज उनमें भी होता है जो खूब बांटते हैं। जी और फिर जी मैंने तो क्या है, पूरी स्टडी की है, जिन्होंने भी बांटा है, जितने भी डोनर्स हैं, हमारे जयपुर के दानदाता है या बाहर के, मैं पूरी इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ, बायोग्राफी भी पढ़ता हूँ, जो पुराने जो महान लोग होते हैं उनकी पढ़ता हूँ, मेरा शौक भी है थोड़ा पढ़ने का, मैं सीखता भी हूँ। तो उनमें ज्यादा मैंने देखा, जो भी दानदाता उनमें जो सबसे ज्यादा पैसे वाले वही है जो खूब दान दे रहे हैं, उनके पास तो फिर वापिस आ जाता है। तो वो ये देने का भाव होता है। ये तो सबको समानता तो तभी आएगी जब अपन एक दूसरे का इक्वल उनके बारे में विचार करेंगे। चाहे ये जो बड़े छोटे का बात कर लो, चाहे जाति के हिसाब से कर लो, वो बड़ा है, मैं ऊंचा हूँ, वो छोटा है, तो ये जी सारी बातें शिक्षा से आएगी, और ये बात समझ में आ जाती है कि हम सब एक सभी के अंदर एक ईश्वर का नूर है, और सभी एक जैसे ईश्वर ने सबको एक साथ बनाया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो वो जी भावना जब नहीं आती है, तब तक समानता वाली बातें तो नहीं है। बाकी जी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस तरीके के काम कर रही है, समाज में इक्विटी लाने का प्रयास कर रही है, जी और जी धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होगा, ये सारी चीजें बहुत फर्क आएंगे। पड़ता जाएगा। जी चमत्कार नहीं होता है, वो धीरे धीरे समय लगता है किसी भी जी, चीज में। बिल्कुल, बिल्कुल समय लगता तो है, बट पर होता है। हाँ जी। इसी में हमारे एक श्रोतागण हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा है, एक बात कही है, उसी से जुड़ के मैं आपसे पूछना चाहूँगी। वो कहते हैं कि समानता आना मुश्किल है। तो इस बात से आप कितना मानते हैं कि क्या ये बिल्कुल ही नामुमकिन है कि हमारे समाज में कभी भी समानता आ भी पाएगी या नहीं? नहीं, समानता देखो मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन जी, अ, अधिकतर आ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गए। तो बिल्कुल, आर्थिक बिल्कुल। तरीके से समान चाहते हैं, या तो जी, उसकी तरह से सामाजिक जो प्रतिष्ठा उसके हिसाब से चाहते हैं समानता। समानता बहुत तरीके की है ना, बहुत या तरीके की होती है। जी, स्त्री पुरुष की समानता कह दो, चाहे जी, शिक्षा के मामले में समानता कह दो, तो वो बहुत सारी चीजें हैं समानता की। तो लेकिन जी, ऐसा है कि जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, और जो शिक्षा बढ़ रही है, उसके हिसाब से लोग समझ रहे हैं भावनाएं, और ऐसे इंस्टीट्यूट भी कई चल रहे हैं जो लोगों में ऐसी भावनाएं पैदा कर रहे हैं। तो उसका असर धीरे धीरे होगा, चमत्कार तो होगा नहीं, मैंने ये कहा। तो वो असंभव नहीं कह सकते उसको, असंभव असंभव तो नहीं है। ये असंभव तो कुछ जी, भी नहीं है, यदि बिल्कुल, ठान ले भी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। क्या बात है! ये तो तो लेकिन हम टाइम सबको लगेगा उसमें। जी, ये तो हम सबको सिखाया जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। एक एक हाँ। कोशिश अगर करेंगे और एक ही दिशा में चलते रहेंगे अपनी दृढ़ता के साथ, तो शायद कुछ भी असंभव नहीं है। और लोग अपने अपने स्तर का काम करने लग जाएंगे, मेरे क्या कर्तव्य है, हर आदमी अपना कर्तव्य पूरा कर ले, तो बिल्कुल, ऑटोमेटिकली समानताएं और सारा राष्ट्र का विकास सब कुछ होता जाएगा। लेकिन अपने कर्तव्य समझे, मेरा समाज के लिए, देश के लिए क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य का बोध होना भी जरूरी है। तो वो जो बिल्कुल, कर्तव्य का बोध हो जाता है, तो फिर वो फिर दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये बात भी तो सिखाए कौन, ये भी तो समझ में नहीं आती ना। समझाया तो ये जाता है बचपन से ही कि अपना भला करो, खुद का भला करो। आपका पैकेज 5 लाख का होना चाहिए, और जो एक बच्चा पढ़ाई छोड़ के वो बैठा है, तो वो बैठा है, उसके प्रति कोई संवेदना ही नहीं। तो वो खुद का बच्चा तो ये रहे, दूसरा वो अपना पराया तो यही हो गया है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं बचपन से ही बच्चों में सिखाई जानी चाहिए। और हम तो संस्था से जुड़ते हैं ना बच्चे, तो वो जो इन बच्चों को इस तरीके की बात मोटिवेट करने की, मैं जरूर बोलता हूँ कि आप कुछ भी बनो, आप चाहे
वकील बनो, आर्किटेक्ट बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। यदि आप इंसान अच्छे क्या। इंसान बन जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप सारी सबसे बड़ी उपलब्धि आपके अच्छे इंसान बनने। तो अच्छा इंसान जब हमारे वो क्वालिटी इंसान वाली हमारे अंदर आ जाती है तो फिर काफी सारी चीजें क्लियर होती जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल सब सही। सब कुछ इंसान बनना चाहता है, डॉक्टर भी बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन वो इंसान नहीं बनना चाहता। इंसानियत वाले गुण अपनाना नहीं चाहता। जब इंसानियत वाले गुण आ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत आती है। तो ये शिक्षा बच्चों में स्कूल स्तर पे भी, कॉलेज स्तर पे भी और सामाजिक स्तर पे भी बहुत जरूरी है। और बड़ों को भी देनी चाहिए, बच्चों को नहीं। बड़े बड़े कहाँ समझ रहे हैं, तो बड़ों को भी देनी चाहिए। छोटी छोटी बात में आवेशित हो जाना, छोटी छोटी बात में झगड़ना, छोटी छोटी बात में, तो ये काफी सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान को समझ आती है, मैं तो सीधी सी बात है मानता हूँ कि जीवन को यदि सार्थक और अच्छा बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, तो आप अच्छी किताबें पढ़िए। जो भी महान संत है उनकी बायोग्राफीज पढ़िए, आपका जीवन पूरा बदलता है। लोग पढ़ते कम है। आजकल यूट्यूब चला, रील चलाएंगे तो रील बहुत सारी चला लेंगे, फटाफट फटाफट आधा घंटा कब निकल गया, आधा घंटे का यूं सत्यानाश करके बैठ जाता है। जिस समय की कीमत जो समझ लेता है, और इंटरनेट पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें देखने के वाले का वो होना चाहिए। तो आप कोको एफएम पे जाओ, सारी किताबें पढ़िए, आप एक एक किताब पढ़ते जाओ, जो सुनते जाओ, पढ़ने का टाइम है तो 5 दिन लगा के सुन लो। तो वो जैसा आदमी सोचता है, देखता है, सुनता है, वैसा ही बनता जाता है। तो ये अच्छी चीजें देखें और अच्छा सुने, तो विचार और भावनाएं सब बदलती जाती बिल्कुल, बिल्कुल सही बात करी। आपसे बात करते वक़्त आपने कई बार किताबों का बहुत ज़िक्र किया है और जिससे पता चलता है कि आपको पढ़ने में बहुत रुचि है। तो क्या आप कुछ है। अपनी एक मनपसंद पुस्तक जो आपने खुद पढ़ी है और चाहते हैं कि सब लोग हम सब पढ़ें, तो उसके बारे में उसका नाम आप बताना चाहेंगे कुछ? एक ऐसी कोई पुस्तक जो आपके जीवन को काफी शायद सारी उसने किताबें कुछ हैं बदला हो? जो जीवन को बदलने वाली हैं, और बाहर वाले लेखक रोबिन शर्मा की अच्छी अच्छी किताबें हैं। एक फाइव मतलब वो अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी पूरी। और इसके अलावा रोबिन शर्मा की और भी 2-3 किताबें हैं अच्छी अच्छी। तो ये जी, आजकल क्या है, वैसे नहीं पढ़ सकते, अपन मंगा नहीं सकते। कोको एफएम पे 100 रुपए महीने के लगते हैं, और उसमें आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो अच्छा तरीका है। टेक्नोलॉजी है तो उसका टेक्नोलॉजी का फायदा लेना चाहिए। क्योंकि फास्ट लाइफ है, मैं सुबह घूमने जाता हूँ, 2 दिन में एक किताब पूरी कर जाता हूँ। घूमने सुबह घूमने जाता हूँ, फिर शाम को खाना खाए घूमने जाता हूँ, तो कान में लगा के सुन लेता हूँ क्या किताब। बात तो वो जो सुनते हैं तो फिर काफी सारी आप 100 बात वो सबकॉन्शियस में जाती है। अब कई चीजें ऐसी होती है, जैसे अब लोग कहते हैं, मान लीजिए आपकी संस्था में ऐसे रम गए कि कुछ दिखता ही नहीं और चीजें सोचते ही नहीं है, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। मैं कह मेरा आर्किटेक्ट का प्रोफेशन है, क्योंकि सारे गाजे बाजे इसी के पीछे होते हैं। तो उसके बाद जो समय बचता है पूरा मैं संस्था में लगाता हूँ, और फालतू में मैं टाइम कहीं खर्च नहीं करता। तो वो क्या है कि जो चीज आप बार बार करते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो सबकॉन्शियस में माइंड में चली जाती है, फिर ऑटोमेटिक होती है। आप यदि सुबह 6 बजे उठना आपने 2 महीने में तो प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आपको करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ऑटोमेटिक उठोगे और जितने महीने में कर लोगे। तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये कई आदतें हैं जीवन में आदमी ले आते हैं। अब आप देखो, एक आदत है सिनर्जी। मैंने वो किताब पढ़ी स्टीफन और वो है ना, 7 आदतें, जो 7 हैबिट्स। हाँ, हुँ, 7 हैबिट्स, जो अच्छी आदतें जो महान पुरुषों में पाई जाती है, जो उन 7 आदतों की उस बुक को मैंने पढ़ा, तो इसमें एक आता है, बाकी 7 आदतें तो है, एक सिनर्जी का भी आता है। जो महान हुँ, यस। स्टीफन और कोवी ने 3,000 लोग जो बहुत सक्सेसफुल लोग थे, उनकी जीवनी उनको पूरा स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उनमें इक्वल जो पाई गई 7 आदतें, पूरे 3,000 जो सफल लोग हैं, उनमें से फिर 7 उन पे किताब लिखी उन्होंने। उसमें एक सिनर्जी का भाव भी, कोई अच्छे भाव को लेके, अच्छे विचार को लेके, और अच्छे लोग मिलकर उस काम को करते हैं, वो होती है सिनर्जी। जैसी संस्था होती है, संस्था में अच्छे भाव के, अच्छे विचार के लोग जब एक साथ जुड़ते हैं, तो वो आ, उस काम को करते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम होता है। तो ये भी एक आदत होती है जो महान लोगों में, कि वो सिनर्जी के साथ काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये यदि बिल्कुल। लोग सिनर्जी के साथ काम करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, समाज में नया परिवर्तन ला सकते हैं, नई कई सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। अब ये जैसे हमने एक नवाचार किया, एजुकेशनल एम्बेसडर, एक सोच की तो बात थी, कुछ विचार के साथ लोग जुड़ते गए,
तो विचार पैदा हो और उसमें अच्छे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो सक्सेस होता जाता है, लोगों का भला होता जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात करी। बस बीच में मैं कुछ लोगों का नए हमारे साथ श्रोता जुड़ चुके हैं, जगनारायण मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और लगातार आपके बारे में आपको आपका आभार कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। जुड़ चुके हैं, बृजमेहर जी जुड़ चुके हैं, हमारे संजय पोद्दार जी जुड़ चुके हैं और सभी आपका अभिनंदन कर रहे हैं और सब बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं आज आपको सुनकर, आपसे बातें कर कर। बहुत बातें हैं, बहुत बातें पता चली आज आपसे बात करके और बहुत शिक्षा के बारे में जो आपने बोला है कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में आज हम सब ने जाना है। समय की कमी होने के कारण हमें इस यात्रा को यहीं पे विराम तो नहीं कहूंगी मैं, एक जी जी क्योंकि ये यात्रा ऐसी है जिसमें विराम नहीं लग सकता, तो अल्प विराम मैं कहती हूँ कि लगा देते हैं। और अंत में बस मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि आप कुछ ही शब्दों में अपनी संस्था के बारे में जरूर बताएं जिससे एक बार और लोग आपकी संस्था के बारे में जाने, बस कुछ ही शब्दों में सर। त्याग, सेवा, सहयोग और समानता की विचारधारा पर संस्था काम कर रही है, पिछले 14 साल से काम कर रही है, सन 2009 से। और बच्चों की शिक्षा के लिए पहला काम तो जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको किताबें, फीस, यूनिफॉर्म संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। रक्तदान शिविर हम साल में एक करते हैं, जो जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराते हैं। एक हमारा अवार्ड फंक्शन भी हम रखते हैं, समाज में जो उत्कृष्ट काम करते हैं, 50 लोग पूरे इंडिया से चुनते हैं हर साल और उनको हम सम्मानित करते हैं समर्पण समाज गौरव अवार्ड से। 14 कैटेगरी में हमारे अवार्ड होते हैं और किसी अवार्डी से कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है, सब कुछ फ्री होता है हमारे यहाँ पे। तो वो भी हम हर साल अवार्ड फंक्शन करते हैं ताकि प्रतिभाओं को, जिससे समाज गतिमान हो रहा है, उनको सम्मान मिले। और एक हमारा दादा पोता निवास बन रहा है अनाथ बच्चे बुजुर्गों के लिए, वो हमारा संस्था का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसमें भी हम दिन रात लगे हुए हैं। तो ये कुछ संगोष्ठियाँ होती है, कुछ व्याख्यान होते हैं और बाकी वेबसाइट है समर्पण संस्था .org, उस पर देख सकते हैं पूरी संस्था की गतिविधियां हम उस पर पोस्ट करते हैं। और संस्था के 12 व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, इतनी पारदर्शिता से काम करते हैं। 12 व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी कार्यक्रम होता है, किस बिल में कितना किसी का कंट्रीब्यूशन आएगा, उसका रसीद नंबर, कहाँ में खर्च हुआ, कितना बचा, कितना खर्च हुआ, कितना शोध मात्रा, सब ग्रुप पे जाता है। और इतना पारदर्शिता से हम काम करते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मैं तो अच्छे काम में ज्यादा लोग योगदान दें, जुड़े। आपको अच्छा लगता है तो आप भी कंट्रीब्यूट करें, ये मेरी सभी से प्रार्थना है। और हम सब ने जब ईश्वर ने हमें दिया है तो फिर अब उदारता हमारे प्रति परमात्मा ने बरती है, तो अब कर्पणता नहीं बरते, हमें भी उदार हो जाना चाहिए समाज के लिए। ये मेरी सभी से प्रार्थना है। जो बहुत सालों पहले जो बीज बोया था उसकी शाखाएं निकल चुकी हैं, उसमें बहुत लोग छाया ले चुके हैं और हम सब ये मानते हैं और आप को बधाई देते हैं कि ये वृक्ष बढ़ता रहे और बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को आपसे मदद मिलती रहे और वो समाज में कुछ कर दिखाएं। और निस्वार्थ भाव से, जिस हृदय से, जिस भाव से आप सेवा कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और मैं इस यात्रा को समाप्त करती हूँ और हम फिर अगली हफ्ते फिर से एक किरदार के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दौलत राम माल्या जी, हमारे मंच पर आने के लिए और हम सबको प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अच्छा लगा, थैंक यू।